हेलो 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 बच्चों। कैसे हो सब? तो मैं हूँ सोनिया मैम और आप देख रहे हैं हेल्प गुरु चैनल। अब देखो सीधा सा एक सवाल है। पार्ट वन याद है हमने क्या पढ़ा था? थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम एक वाटरमेलन जैसा है, लाल पल्प पॉजिटिव चार्ज और अंदर काले बीज जैसे इलेक्ट्रॉन्स। और फिर क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट आए थे। कौन थे वो? रदरफोर्ड। उन्होंने थॉमसन को क्या बोला कि भाई तुम्हारा मॉडल तो गलत है, और प्रूफ भी दे दिया। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट से, जो इतना फेमस है कि आज भी दुनिया भर के सारे साइंस बुक्स में हमें वो सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और आज पार्ट टू में हम एग्जैक्टली वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो नोटबुक निकालो, पेन रेडी रखो और आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब सीधा हम पहुंचते हैं 1911 पर। आगे ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब हम सीधा चलते हैं अपना 1911 में, रदरफोर्ड के लैब में। तो चलो शुरू करते हैं। रदरफोर्ड के लैब में देखते हैं उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई, कैसे कैसे बताई और क्या क्या बताया। रदरफोर्ड ने कल तो भाई एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल वाला, जिसमें उन्होंने देखा था कि भाई ये खाली एटम जो है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तो है, पर और कुछ भी है जो उनको फील हुआ था। राइट? क्यों फील हुआ था? क्योंकि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब उन्होंने उन सब चीज़ों को समराइज़ किया अपने इस प्लानिटरी मॉडल के अंदर। अब इस प्लानिटरी मॉडल को आप देखो ऐसे सोचो कि सोलर सिस्टम का पिक्चर आप लोग सोच रहे हो। सेंटर में कौन होता है? सन होता है, और उसके अराउंड क्या होते हैं? प्लैनेट घूमते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम जो है वो बिल्कुल सोलर सिस्टम जैसा है। सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस। और सन की तरह है वो, बहुत डेंस है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उसने। और उसके अराउंड कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स घूमते हैं ना सन की तरफ, वैसे ही यहाँ पे कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और छोटा सा इसमें क्या है? एक न्यूक्लियस है। कितना छोटा है? देखो अज्यूम करो कि जो एटम है ना उसका साइज क्रिकेट के ग्राउंड के जितना बड़ा है। राइट? तो न्यूक्लियस पता है उसमें कितना छोटा है? जैसे कोई काली मिर्च का दाना देखा है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, उसके जितना एक क्या है उसमें छोटा न्यूक्लियस है। और बाकी सब क्या है? फिर बाकी सब है खाली स्पेस। सॉलिड लगता है लेकिन है नहीं। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी एक प्रॉब्लम में फंस गया। देखो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स के जो रूल है उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ सर्कल में घूमती है ना वो अपनी एनर्जी लूज़ करती है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेंगे, और स्पाइरल अगर हम बोल रहे हैं स्पाइरल कर रहा है तो न्यूक्लियस में भी घुस आ जाएंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे अपनी एनर्जी लॉस करते करते, और एटम तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेटा एटम तो स्टेबल है, ख़त्म थोड़े ही है। अपने आप को देख लो, जो भी तुम्हारे हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, वो सब एटम से मिलके बनी है। तो अगर एटम ख़त्म हो जाएगा तो ये सब चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे रदरफोर्ड अंकल क्या हो गए? फेल। तो इसका सल्यूशन किसने दिया? इसका सल्यूशन दिया था बोहर के मॉडल में, नील बोहर ने दिया। अब देखो एक हाईवे इमेजिन करो। हाईवे पे कार अलग अलग लेन्स में चलती हैं। एक लेन से दूसरी लेन में जाने के लिए उसको एनर्जी लगेगी? लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और अपनी लेन में चलते हुए उसको क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी फिर से लूज़ करनी पड़ेगी। तो बोहर ने एग्जैक्टली यही सब चीज़ें बताई। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो ये सेल होते हैं ना, ये जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने अपने सेल में, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, अपने ही सेल में घूमते हैं। एक एग्जाम्पल और बोलूँ, आप लोगों की अपनी अपनी क्लासेस होती हैं। आप कभी ऐसा होता है कि कभी भी टीचर का मन करे तो कॉरिडोर में पढ़ा दिया, कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे कहाँ चले गए? ग्राउंड में चले गए, कुछ लोग कैंटीन चले गए। ऐसा नहीं होता ना, सब लोगों का अपनी फिक्स स्पेस है। आप लोगों की अपनी क्लासेस है, आप लोग अपनी क्लासेस में रहते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है? इन लोगों के पास अपनी अपनी क्लास है। ये अपने अपने फिक्स्ड क्लास में, फिक्स्ड पाथ में, जिसको हम शेल बोलते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे घूम रहे हैं। और अगर वो अपनी ही क्लास में रहेंगे तो वो अपनी एनर्जी वहाँ पर लूज़ नहीं करते। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल्स भी ये दिए थे, उस रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो देखो क्या हुआ ना कि जो ये नील बोहर आए, इन्होंने बोला कि रदरफोर्ड भैया आपने जो बोला ना बिल्कुल सही बोला।
सब चीज़ें आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, जगह भी है, न्यूक्लियस भी है, सब चीज़ें अच्छी बता दी। बट एक जगह फेल हो गए। फेल कहाँ हो गए? उनका पाथ डिसाइड नहीं कर पाए। उनको ये समझ ही नहीं आया कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये कर कहाँ रहे हैं। तो अब बोहर ने क्या कहा? उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स रैंडम नहीं घूम रहे इधर उधर कहीं भी तुम्हारी तरह कि जब मन आया कॉरिडोर चले जाओ, जब मन आया कैंटीन चले जाओ। वो अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, जैसे हाईवे की लाइंस, जैसे आपकी क्लासेस। इन्हें बोलते हैं क्या? शेल या ऑर्बिट। और जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स क्लास में घूम रहे होते हैं तो वो अपनी एनर्जी कभी भी लूज़ नहीं करते। शेल के नाम भी रख दिए। क्या नाम रख दिए? KLMN। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे 1 2 3 4। के शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, सबसे कम एनर्जी इसके पास है। सबसे दूर जो होगा उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो याद कैसे रखना है आपको? किंग लाइक्स मोर, किंग लाइक मोर। तो KLM और आगे N। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जंप कर सकता है, लेकिन सिर्फ जब वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? ऑब्जॉर्व करे, या अपनी एनर्जी को क्या करे? लूज़ करे। तो आप ये देखो, बहुत सुंदर सा मॉडल आपको दिख रहा होगा। अब देखो, नील बोर को भी रदरफोर्ड की लिमिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला 1922 में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पूरा बोहर का एटॉमिक मॉडल। जो सबसे न्यूक्लियस के पास है दैट इज़ के शेल, उसके बगल वाला L शेल, नेक्स्ट वाला M शेल और उससे दूर N शेल। तो ये आपका KLMN ऐसे चलता है 1 2 3 4। ये आपको बच्चे ध्यान रखना है। क्यों रखना है ध्यान? क्योंकि अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए आएगी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कब बनेगी? जब आपको वो याद होगा। तो आपको वो याद करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं इसको ज़रा आपको और देखते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो हमने मिस करी है। आई थिंक बोहर का एटॉमिक मॉडल मैं आपको बता चुकी हूँ, नील बोहर बताया। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे शेल में क्या करते हैं? जंप करते हैं, अगर जिसमें वो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? या तो अब्जॉर्व करेंगे और या फिर लूज़ करेंगे। शेल की कैपेसिटी, हाँ आपको शेल की कैपेसिटी पता होनी चाहिए। शेल की कैपेसिटी मतलब एक शेल की अपनी एक लिमिटेशन है। वो कितनी लिमिटेशन होगी? तो के पास कितना होगा? क्योंकि वो 1 नंबर पे आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। 2n²। n कौन है? शेल का नंबर। अब आपको उस n से उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप देख रहे हो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगा, आंसर आएगा 2। तो k के पास 2 ही रह सकते हैं भाई, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं। l वाला क्या बोलता है? मैक्सिमम 8। m वाला शेल क्या बोलता है? मैक्सिमम 18। n वाला शेल क्या बोलता है? मैक्सिमम 32। और ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो बोहर ने नोबेल प्राइज़ जीता, याद रहेगा, 1922 में। अब 3 छोटे छोटे हीरोज़ भी आ गए भाई हमारी लाइफ में। कौन थे ये तीनों हीरोज़? देखते हैं। ये तीनों हीरोज़ हैं आपके पास, कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट इससे पहले मैं आपको एक एनर्जी लेवल शायद मैंने बताया था कि एनर्जी इंक्रीज़ कब होती है? जब वो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और के शेल के पास सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे कम एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो सबसे क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस के। तो ये मैंने आपको बता दिया था, राइट। इसको एक बार ध्यान से पॉज करके देखना भी कि सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं या नहीं। कोई मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बेटा देखो, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो पढ़ लिया था, लेकिन एटम में और भी कुछ चीज़ें पता चली हैं। प्रोटॉन, आपके पास कौन है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। एक और नया इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पर, वो कौन है? न्यूट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन ये तो थॉमसन ने ढूंढा ही था, नेगेटिव चार्ज वाला, बहुत ही हल्का, न्यूक्लियस के बाहर घूमता रहता है जो, ये तो हमने देख लिया, राइट। अब प्रोटॉन आपको पता है रदरफोर्ड ने ढूंढ लिया था कि इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और एक हीरो की बात कर रहे हैं अब, वो कौन हीरो है? अब कौन आया हमारे पिक्चर में? अब आया है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी एक और एलिमेंट है, इसलिए एटम कैसा रहता है? न्यूट्रल रहता है, बैलेंस बना के रखता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कभी मैग्नेट बार देखी होगी, उसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, पोल्स होते हैं।
तो अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो आप पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब मुझे सोच के बताओ, अगर एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, और हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक और चीज़ ने कैरी किया हुआ है, जो आपका वो न्यूक्लियस था और जो प्रोटॉन्स थे। तो ये बैलेंस कैसे बना के रख रहे हैं, ये बैलेंस बना के रखते हैं बिकॉज ऑफ किसके, न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो उसको क्या कर रहा है, उसको बैलेंस मेंटेन करके रख रहा है। तो देखो, न्यूट्रॉन आया जो सबसे बाद में आया 1932 में, किसने ढूंढा, नाम याद रखेंगे, जेम्स चैडविक। क्या नाम है, जेम्स चैडविक। ये होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, राइट। तो ना पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, न्यूट्रॉन। एन फॉर न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का काम क्या होता है, अभी मैंने बताया, प्रोटॉन्स को होल्ड करके रखना। सोचो वही सेम चीज़, न्यूक्लियस में सब प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव भरे हुए हैं, तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, तो न्यूट्रॉन बीच बीच में आ जाते हैं और आके क्या बोलता है, भाई शांत रहो, मैं यहाँ पे हूँ, भाई शांत रहो। वो इनका एक गार्ड है जो इनको शांत करा के रखता है, ऐसे याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन ई जो बाहर घूमता है, प्रोटॉन पी जो अंदर है, और न्यूट्रॉन एन ये भी अंदर है, न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है, याद रहेगा। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज। मास याद रखेंगे इनका और इनकी लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है, आगे चलें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। एटम का आईडी कार्ड है ये। एटॉमिक नंबर कौन है, एटम का आईडी कार्ड। आप लोगों के पास स्टूडेंट आईडी कार्ड्स होते हैं ना, बस ये एटम के पास उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड है। तो बेटा देखो, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड है, उसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एक यूनिक नंबर दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो तुम्हारा होता है, किसी और का थोड़ी होता है उसके जैसा। बस एटम का भी एक ऐसा यूनिक कोड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जेड से। इसका मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, क्या दिखाता है ये, कि न्यूक्लियस के अंदर कौन था, प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन्स भी हैं वैसे तो, बट प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन के बारे में कौन बताता है, एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है तो जेड की वैल्यू कितनी है, 1। हीलियम में 2 प्रोटॉन है तो जेड की वैल्यू कितनी है, 2। सोडियम Na उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 11 जेड की। तो क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है ना, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों क्या है, सेम है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, ये याद रखना। एटॉमिक नंबर बदलेगा तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। सोचो, जैसे एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन है, अगर 2 प्रोटॉन हो गए तो वो हीलियम बन गया, 6 हो गए तो वो कार्बन बन गया। तो आपको ये याद भी रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे एक पूरा चार्ट होता है। मैं आप लोगों के लिए वो चार्ट भी बताऊंगी, आप लोगों को उसकी ट्रिक कैसे याद करते हैं वो बताऊंगी, बट अभी इतने डिटेल में नहीं जाना है। अभी एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर का मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बराबर होते हैं, इसीलिए वो आपकी एटॉमिक नंबर्स को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं मास नंबर क्या होता है। ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो तो क्या बनता है, मास नंबर। क्योंकि देखो क्यों सिर्फ एक ये दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है जितना वेइंग मशीन पे आएगा ही नहीं, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं। अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि आप ऐड तो कर रहे हो मास को, मास मतलब वेट, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, उसको काउंट ही नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको इग्नोर करते हैं। अब देखो, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 12, याद रहेगा। सिमिलरली हीलियम के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना हो गया, 4। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना हो गया, 7। ऐसे इसका मास निकालते हैं। तो एक नोटेशन होती है, इस नोटेशन को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं, दिस इज द नोटेशन।
दिख रही है ये नोटेशन, ये है पूरी नोटेशन। इस नोटेशन का देखो बेटा क्या काम है। इस नोटेशन का काम होता है हमें ये याद रखना कि कैसे इसको एलिमेंट को लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6C12, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर एटॉमिक नंबर है, क्योंकि सॉरी, इसके जो नीचे दिख रहा है Z, ये एटॉमिक नंबर है और ऊपर इसका मास है। नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर उसका क्या है, मास है, राइट। तो अभी हमने देखा था कि कार्बन का मास हमने निकाला था कितना, 12, और कार्बन के एलिमेंट कितने थे, 6। तो इसीलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्टैंडर्ड नोटेशन में, 6C12। तो मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं और बॉटम लेफ्ट में जिसको लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी आपको याद रखने हैं एटॉमिक सिंबल्स, यहाँ लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हैं, आप उसको याद रखेंगे। जेड क्या बताता है, कितने एलिमेंट हैं, और मास क्या बताता है, विच आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स और आइसोबार की बात करते हैं, अभी आगे करते हैं। ये प्लीज़ 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 ध्यान से अपनी नोटबुक में इसको याद करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी की, बट इससे पहले ज़रा मैं आपको आइसोटॉप और आइसोबार और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बताती हूँ। देखो बेटा, एक फैमिली इमेजिन करो, 3 भाई हैं, तीनों का सरनेम सेम है, कुमार, लेकिन तीनों का वेट अलग अलग है। तीनों का वेट अलग अलग है, ठीक है। अब तुम अपने घर में इमेजिन कर लो ना, सोचो तुम लोग 3 लोग हो, मम्मी पापा और तुम, तुम्हारी कास्ट तो सेम है ना, आगे तो सेम नाम सरनेम लगा रहे हो, बट सबका वेट मास तो अलग अलग है, वैसा। तो आइसोटॉप्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, आइसोटॉप्स जिसमें सेम एलिमेंट होता है, सेम प्रोटॉन्स होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, उसका मास। डिफरेंट क्या है वहाँ पे, न्यूट्रॉन्स, इसीलिए उसका वेट भी डिफरेंट हो गया। क्योंकि अभी हमने देखा था कि किस में वेट नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स में। न्यूट्रॉन्स में तो वेट है ना, तो उसका न्यूट्रॉन अलग होता है, इस वजह से। जैसे हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं, हाइड्रोजन के प्रोटियम, हाइड्रोजन के कितने भाई, हाइड्रोजन के 3 भाई, ये देखो, प्रोटियम, डक्टियम, ट्राइटियम। तो इसमें एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स है। तो आप देख रहे हो इसका मास अलग अलग हो जा रहा है, इसका मास अलग हो गया। तो आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बट इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहे, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट क्या अलग है, मास अलग है। तो आइसोटोप, आइसोटॉप क्या हुआ, मतलब कि जो एक फैमिली में कास्ट सेम, तो मतलब उसका एटॉमिक आईडी सेम है। आईडी सेम है तो क्या अलग है, मास अलग है। ओके, तीनों ही हाइड्रोजन है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन वेट अलग अलग है। अब याद रखना है आइसोटॉप के क्या यूजेस होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वैसे यूजेस भी, आप ये देख सकते हैं। वेयर इज़ द यूजेस ऑफ, नहीं लिखा, मैं भूल गई होंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सॉरी फॉर भूलना एंड ऑल, बट आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, मैं बता देती हूँ। यूजेस क्या होते हैं, देखो यूजेस होते हैं जैसे यूरेनियम 235 न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है एज अ फ्यूल, जिससे हम लाइट बनाते हैं, जिससे बिजली बनती है, राइट, लाइट मतलब। कोबाल्ट 60 कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, रेडिएशन थेरेपी। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग, राइट। तो ऐसा कुछ आपको आइसोटॉप में मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं आइसोबार, आइसक्रीम वाला चोकोबार नहीं है, ये आइसोबार है भाई। अब आइसोबार पता है क्या है, आइसोटॉप में सेम एलिमेंट थे बट वेट अलग था, यहाँ पे एलिमेंट अलग है बट वेट सेम है। अब ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, इनके घर अलग अलग है, झगड़ा हो गया इनका झगड़ा हो गया, इन मेंबर्स का अलग अलग रह रहे हैं ये, राइट। तो इनके घर अब अलग अलग हो गए और वेट इनका सेम है। अब मतलब ऐसा सोचो कि 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का वेट 60 kg 60 kg 60 kg है, बट तीनों लोग कैसे हैं, अलग अलग घर में रह रहे हैं, उनका आईडी अलग अलग है, एड्रेस अलग अलग है। तो आइसोटॉप्स में सेम एलिमेंट थे बट उनका मास अलग था, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है, उनका वेट सेम है। उसका उल्टा बिल्कुल, जैसे ऑर्गन है, उसके पास 18 प्रोटॉन्स होते हैं,
राइट, बट मास उसका 40 होता है। ऐसे ही पोटेशियम का मास भी 40 होता है, कैल्शियम का मास भी 40 होता है, बट उनके अंदर जो एलिमेंट है वो तो अलग अलग है ना, किसी का 18, किसी का 19, किसी का 20। तो ऐसे याद रखेंगे। तो तीनों की वेट सेम है बट तीनों के अलग एलिमेंट्स हैं। अब इजी ट्रिक याद रखना कैसे है, आइसोटॉप सेम टॉप, ऊपर एटॉमिक नंबर सेम, और उनके पास क्या अलग अलग है, उनका आइसोटॉप में क्या अलग था, उनका मास अलग था। आइसो बार एलिमेंट अलग अलग है बट सेम क्या है, उसका मास अलग अलग, मास सेम है, राइट, याद रहेगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं जो मैं आपको अभी समझा रही थी, वैलेंसी वाला। ये वैलेंसी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में आता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, बोहर ने अपना अलग एग्जाम्पल दिया था, रूल्स बताए थे। तो बेटा देखो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इमेजिन करना है और समझना है। हर एटम के हाथ हैं, जितने हाथ बाहर निकले हैं उतने ही दूसरे एटम से हाथ मिला सकता है। एक हाथ होते हुए भी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट मतलब जो ये बाहर इनकी क्लासेस है ना, इन क्लासेस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाएगी वही उसकी वैलेंसी। तो वैलेंस शेल कौन है, आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन उस शेल के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये दिखाते कैसे हैं, आप देख रहे होंगे कि बीच में दिखा रखा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अलग 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 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन में अलग, सोडियम में अलग, मैग्नीशियम में अलग। तो ये दिखाने का कोई रूल तो होता होगा, बिल्कुल होता है, इनको दिखाने का रूल होता है। आप ये रूल देख रहे हैं यहाँ पे, पहला रूल क्या लिखा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। ये मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 2n²। एक क्लास में भाई कितने लोग रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे सबसे पहली क्लास थी के क्लास क्या बोलती है, मैं तो 2 ही लोगों को रखूँगी। एल क्लास क्या बोलती है, मैं मैक्सिमम 8 बच्चों को रख सकती हूँ। एम क्लास बोलती है मैं मैक्सिमम 18 को रख सकती हूँ। और एन क्लास बोलती है मैं मैक्सिमम 32 को रख सकती हूँ। अब ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है, आउटर मोस्ट शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बोला भाई आप रख तो कितने भी सकते हो, पर हमारे स्कूल का अपना रूल है, क्या रूल है, कि भाई आप 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रखोगे नहीं। जैसे ही आपके पास 8 से ज़्यादा होगा आप उसको दूसरी क्लास में भेज दोगे, अपने पास नहीं रखोगे। बट इसमें के शेल नहीं आता, क्यों, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा थोड़ी हो सकते हैं, उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल शेल्स फ्रॉम, अब इसने बोला भरें कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसने बोला भाई क्लास से भरो, पहले जैसे आप फर्स्ट में आते हो, फिर सेकंड में आते हो, फिर थर्ड में आते हो, फिर फोर्थ में आते हो, सो ऑन। तो उसने कहा पहले के क्लास में रखो, फिर के में जब पूरे हो जाएं तो एल में भेजो, एल में पूरे हो जाएं एम में भेजो, एम में पूरे हो जाएं एन में भेजो, ऐसे भेजना है आपको। लास्ट रूल क्या बोलता है, अ न्यू शेल स्टार्ट फिलिंग ओनली आफ्टर द प्रीवियस शेल इन सफिशिएंट फिल्ड। सेम चीज़, अगर नई क्लास आप तभी स्टार्ट करोगे जब आपकी पुरानी वाली क्लास भरी हुई होगी। देखो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे आपने अपनी पुरानी क्लास का एग्ज़ाम दिया तभी आप नई क्लास में आओगे, तो वैसे याद रखेंगे। तो 4 रूल्स हैं एग्ज़ाम में, अगर चारों रूल्स के अकॉर्डिंग अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनानी है। जैसे सोडियम है, अब हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास देखो 11 है। अब इस 11 को हम कैसे दिखा सकते हैं, अब 11 को दिखा सकते हैं, पहले वाले में रखे हमने 2, कितने बच गए, 8 बच गए, नहीं कितने बचे, 9 बचे। तो दूसरे में तो हम 8 ही रख सकते हैं ना, 8 से ज़्यादा थोड़ी रख सकते हैं दूसरे वाले में, उसने तो हमें मना किया था कि आप ज़्यादा नहीं रखोगे, आप 8 से ज़्यादा। ये तो के क्लास है, ये एल क्लास है, बचा हुआ एक ही बच्चा बचा तो वो आगे चला गया, ये क्लास हो गई एम। ऐसे रखते हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 8, 8 मतलब पहली क्लास में 2 रखा, बचे कितने 6, तो ये नेक्स्ट क्लास में आ गए। तो आप इसको दिखाते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम को बोलते हैं 12 है, 12 है तो इसको कैसे दिखा रहे हैं भाई, इसको दिखा रहे हैं पहली क्लास में आपने 2 रखा, कितना बच गया, 10 बचा। पर हम यहाँ 10 नहीं रख सकते ना, उसने क्या कहा था 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसमें आपको कितने रखने पड़ेंगे बच्चा, इसमें आपको रखने पड़ेंगे 8। अब 2 और बच गए तो वो नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। ऐसे करके हम क्या दिखाते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ स्टार्टिंग के 18 एलिमेंट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। हाइड्रोजन में के में 1 ही क्लास,
वन ही होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही दिखाएंगे। हीलियम में 2 होते हैं तो वो पहली क्लास में ही चले गए। लिथियम में 3 होते हैं तो पहली क्लास में 2, उसके बाद 1। ऐसे ही बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरेंट, फ्लोरोसिन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। 8 से ज़्यादा, बट आप ये मैक्सिमम देखना, जैसे पहले यहाँ पे अब 8 हो गए, 8 हो गए तो ये पूरा हो गया, बट जैसे 9 हुआ तो वो तीसरी क्लास में चला गया। ऐसे चलता है, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, कभी भी नहीं भूलना है। और ठीक है, अब देखिए एक चीज़ की बात करते हैं, वैलेंसी की बात कर रहे थे, वैलेंसी की। तो वैलेंसी में देखो 3 तरीके होते हैं, या तो लूज़ करो, या गेन करो, या शेयर करो। लूज़ करो, गेन करो, या शेयर करो। मतलब एटम जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कैसे पूरा करेगा। देखो हर शेल चाहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, हर शेल, क्या तुम भी तो चाहते हो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। सब बंदे चाहते हैं हम स्ट्रॉन्ग बने। हम स्ट्रॉन्ग कब बनते हैं, जब हमारे पास, और आपको पता है जब कोई शेल कंप्लीट होता है, या तो कैसे ऑक्टेट से पूरा होता है या ड्यूप्लेट से पूरा होता है। ड्यूप्लेट मतलब 2, जैसे किसी शेल के पास 2 पूरे हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के पास 3 है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एक आगे दे दिया, तो वो आगे वाला लूज़ है। जब तक वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेगा ना, वो इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, या तो लूज़ करो, या गेन करो, या शेयर करो। लूज़ करो, अगर ऑक्टेट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या कर दो, लूज़ कर दो, अपना अपना छोड़ दो। 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, इसको लूज़ करना कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी 1 हो जाएगी। गेन करो, अगर आपके पास 4 से ज़्यादा है तो आप क्या कोशिश करो कि मैं किसी और से ले लेता हूँ भाई और मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, तो वो किसी और से ले लेता है। शेयर करो, अगर एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन है, सेम 4 4 है, तो क्या कर दो, आपस में बांट लो, शेयरिंग कर लो। याद रहेगा, जैसे अभी हमने सोडियम देखा था, सोडियम के पास देखो कितने थे, 9 होते हैं, 2 8 1। अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा है। इसने क्या किया, इस एक को, तो क्योंकि 4 से कम है, 1 2 3 इतने को ही लूज़ कर सकते हो, तो उसने दे दिया, उसने कहा आगे दे दिया, और देने के बाद उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो कौन है, दे रहा है, देने से उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेने से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करता है तो वो शेयरिंग, उसको शेयरिंग कहते हैं, वो 4 पे करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी हमने समझ लिया, आइसोटोप, आइसोबार ये हमने समझ लिया, और आई थिंक हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो चलो एक छोटा सा गेम खेलें, मैं बोलूँगी, तुम लोग अपना कमेंट में आंसर्स दोगे। एटम के 3 पार्टिकल्स, आप लोगों ने आंसर लिखना है। थॉमसन का मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया, बोहर के शेल के क्या क्या नाम था, न्यूट्रॉन किसने ढूंढा, आइसोटॉप आइसोबार में क्या डिफरेंस है। सो देखो बेटा, साइंस इतनी बोरिंग नहीं है, एटम एक स्टोरी की तरह है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको मज़ा आया होगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया ना तो अपने नोट्स बनाओ इससे, और अगर कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो तो कमेंट में पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपके कमेंट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।